निदेव सवितर्दुरितौ निपौरौ सुवौ यद्भद्रं तन्न आसुवौ। मित्रों, स्नातक की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। कल अपन ने वर्णमाला पढ़ी और वर्णमाला में उच्चारण के विषय में पढ़ा था, प्रत्याहार सूत्र और वो सब चीजें। आज मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूं और उस चार्ट को पढ़ने की बात कर रहे हैं। ये पाठ कल भी मैंने कहा था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के लिए है, क्योंकि ये सामान्य चीज है और सबके काम आने वाली है। इस पाठ में अपन जहां ये इस चार्ट में ये देख रहे हैं कि कौन सा अक्षर किस स्थान से उत्पन्न होता है, बोला जाता है, उनके नाम क्या हैं। वहीं नीचे जो है ना, उसमें बाह्य प्रयत्नों और आभ्यंतर प्रयत्नों को भी देख रहे हैं। ऊपर वाला कोष्ठक अपन कल पढ़ चुके थे, लगभग उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोष्ठक को समझने के लिए देख लें एक बार। जो खड़ी रेखाएं उनमें अक्षर लिखे हुए हैं और नीचे जो है ना उनके उच्चारण स्थान, जैसे अ क ख ग, इसके नीचे कंठ लिखा है तो ये सारे कंठ से बोले जाते हैं। फिर दूसरा कोष्ठक ई है, ई चा 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 तालु से बोले जाते हैं। री टा ठा ठा ये मूर्धा से बोले जाते हैं। ली ता था ये दंत से बोले जाते हैं। ऊ पा फा उत्पन्नवी और पद में ये ओष्ठों से बोले जाते हैं। यम अंगणनम और अनुस्वार, इसमें अनुनासिक नहीं लिखा है, अनुनासिक भी ये सब जो है ना नासिका से बोले जाते हैं। ए ऐ कंठ और तालु से बोले जाते हैं। ओ औ कंठ और ओष्ठ से बोले जाता है और वाव दांत और ओष्ठ से बोला जाता है। और ये जिह्वा मूल्य हैं, दोनों के दोनों वर्ण, ये सारे ये चार। अब नीचे ये लिखता है बाह्य प्रयत्ना अपि सवर्ण संज्ञायाम अनुपयुक्ता, तथापि बाह्य प्रयत्न सवर्ण संज्ञा में उपयुक्त नहीं है, फिर भी वर्णानाम आंतरतम्य परीक्षायाम उपयोगो बोध्य। वर्णों की आंतरिक परीक्षा में कि कौन किसके निकटतम हो सकता है, उसमें वो उपयोगी है, समझना चाहिए। तो अब नीचे कहता है आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न ज्ञानार्थकम कोष्ठकम। आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न को ज्ञान कराने वाला ये कोष्ठक है। इसमें पहली पंक्ति में आभ्यंतर प्रयत्न करके लिखा है, उससे नीचे संज्ञा लिखा है, फिर वर्ण लिखा है, फिर बाह्य प्रयत्न लिखा है और दूसरे कोष्ठ स्पृष्ट ये उनका नाम है। ईसत विशिष्ट, ईसत विवृत, विवृत और समृत। फिर ये वर्णों के नाम दे रखे हैं। तो देखो स्पर्शाह करके 25 वर्ण दिए हुए हैं। क ख ग घ ङ चा चा जा जा या टा ठा ठा णा, है ना, ता था ग। अब इनको जो है ना इसने एक क्रम अलग किया है। क ख ग इसको एक तरफ रखा है और ङ और घ को अलग, और ये क्रम भी नहीं है, पहला दूसरा तीसरा फिर पांचवा और चौथा लिखा है। ये इस क्रम से इसने लिखे हैं, तो ये अपने को ध्यान। और ये क्रम इसलिए लिखा है ऐसा कि नीचे जो बाह्य प्रयत्नों के नाम दे रहा है ना, वो उस क्रम में सरलता रहे, इस दृष्टि से ऐसा किया गया है। फिर अंतस्थ वर्ण दिए हैं। ये अंतस्थ वर्ण में चार हैं, य व र ल। फिर ऊष्म वर्ण है, ये ऊष्म वर्ण में भी 4 हैं, श श स और ह, लेकिन यहाँ 2 करके अलग दिया है क्योंकि वहां प्राण वाला जो है। फिर स्वर सारे एक साथ दे रखे हैं, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। इसमें ह्रस्व दीर्घ सारे ही होते हैं। ह्रस्व दीर्घ वाला चार्ट पहले जो है अगले दिन अपन पढ़ेंगे कि उनके इस तरह से भेद कितने हो जाते हैं। और समृत ह्रस्वकार प्रयोगे, प्रयोग अवस्था में ह्रस्वकार समृत कहलाता है। ये अलग से अंतिम जो है वो दिया है। अब नीचे देखते हैं कि बाह्य प्रयत्नों में क्या क्या स्थितियां हैं। तो बाह्य प्रयत्नों में ये कहता है अल्प प्राण, महाप्राण, विवार, श्वास और अघोष। ये पहला दूसरा अक्षर, पहला अक्षर अल्प प्राण है, दूसरा अक्षर महाप्राण है और दोनों ही विवार, श्वास और घोष है। फिर तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण है, संवार है, नाद है और घोष है। फिर पांचवा अक्षर है, वही चौथा अक्षर है,
ये महाप्राण है, संवार है, नाद है और घोष है। इनमें बहुत सामान्य जो अंतर है ना, उस अंतर को अलग करने के लिए रेखाओं में अंतर किया है। जैसे पहला और दूसरा अल्प प्राण और महाप्राण है। पहला अल्प प्राण है लेकिन विवार घोष और विवार श्वास और घोष समान है। दूसरा महाप्राण है, उसमें विवार घोष समान है। तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है, इसमें महाप्राण कहीं नहीं है, इसलिए संवार नाद घोष है। अघोष से हट गया, श्वास की जगह पर नाद आ गया, विवार की जगह संवाद आ गया ये। और चौथा अक्षर है महाप्राण है, संवार नाद और घोष है। फिर अंतस्थ वर्ण है यवरला, ये अल्प प्राण है, संवार नाद और घोष है। उसके बाद ऊष्म वर्ण है श, ये ह को अलग किया है। ये तीनों वर्ण महाप्राण है, विवार श्वास और घोष है। और ये ह महाप्राण है लेकिन नाद और घोष है। फिर ये स्वरों का उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये इन सबके भेद हैं। उदात्त अनुदात्त स्वरित वाला भेद जो है ना, इसको अपन कल पढ़ेंगे, तब वो चार्ट भी मैं आपको दूंगा। तो ये सब चीजें इसलिए कि जैसे ही अपन संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे, उसमें संज्ञा प्रकरण में, संधि प्रकरण में जो संज्ञा पढ़ेंगे उसमें ये सब चीजें काम आने वाले हैं, कौन किसके साथ संधि युक्त तो होता है। तो आज का पाठ मित्रों यहाँ समाप्त करते हैं, इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।